प्रयागराज के महाकुंभ की गजब की तैयारी चल रही है बॉस। अखिलेश यादव जैसे कुछ नेता इसमें राजनीति तो कर रहे हैं, बिना बात के विवाद उठा उठा कर ला रहे हैं, जिससे यह दिखाया जा सके कि मोदी योगी कुंभ की तैयारी में कोई कमी रख रहे हैं। लेकिन अखिलेश ने अब तक कुंभ को लेकर जो जो बातें कही वो सब गलत साबित हुई। महाकुंभ की जबरदस्त तैयारी हो रही है। अखिलेश यादव हाथ पैर मारते रह गए हैं और योगी उन पर भारी पड़ते दिख रहे हैं, उनकी तैयारी भारी पड़ती दिख रही है। महाकुंभ में मोदी और योगी की जोड़ी ने ऐसी जान फूकी है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। आस्था का सैलाब तो है ही, दुनिया भर से लोग इसलिए भी खींचे चले आ रहे हैं कि आखिर मोदी और योगी ने ऐसा क्या कर दिया है, जरा चल के तो देखें। महाकुंभ की तैयारी की मिनट टू मिनट रिपोर्ट जहां खुद पीएम मोदी ले रहे हैं, तो सीएम योगी के कंधों पर महाकुंभ की पूरी जिम्मेदारी है। 28 दिसंबर को यानी कल महाकुंभ मेले की तैयारियों का जायजा लेने खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज आ रहे हैं। इस दौरान सीएम योगी सेक्टर 20 में स्थित अखाड़ा नगर भी जाएंगे, जहां वो वैष्णव संप्रदाय के 3 अखाड़ों के धर्म ध्वजा पूजन और स्थापना में शामिल होंगे। इसके बाद सीएम योगी प्रयागराज मेला प्राधिकरण में महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा बैठक करेंगे। इस महीने सीएम योगी का महाकुंभ की तैयारी को लेकर प्रयागराज का यह 5वां दौरा होगा बॉस। 5वीं बार जा रहे हैं देखने कि क्या हुआ है, सब कुछ बताओ, ठीक से बताओ। पूर्ण महाकुंभ के लिए 144 साल बाद अद्भुत संयोग बन रहा है। ऐसे में महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने में योगी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही। इस बार गंगा आरती के लिए भी भव्य तैयारी की जा रही है। हरिद्वार की हर की पैड़ी की तर्ज पर संगम के घाटों पर भी गंगा आरती का आयोजन किया जाएगा। इस गंगा आरती में महिलाओं की भागीदारी होगी। यह कदम महिलाओं की भूमिका को सम्मान देने के लिए उठाया गया है। 2025 में संगम की धरती पर लगने वाले महाकुंभ मेले में लगभग 50 करोड़ श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए भव्य इंतजाम भी किए गए। आप तस्वीर देखिए बॉस, अद्भुत तस्वीरें आ रही हैं वहां से। कुंभ क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा टेंट सिटी बनाकर तैयार हो गया है। 4000 हेक्टेयर में बने इस टेंट सिटी में करोड़ों रुपए खर्च किए गए। इस टेंट सिटी को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यहां आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी होगी ही नहीं। यह टेंट सिटी त्रिवेणी संगम से मात्र 3.5 किलोमीटर की दूरी पर बना है। टेंट सिटी में 2000 टेंट और 25,000 सार्वजनिक आवास बनाए गए। इन टेंट में अटैच बाथरूम है, 24 घंटे गर्म और ठंडा पानी है, ब्लोअर की व्यवस्था है ताकि ठंड ना लगे। सिर्फ टेंट सिटी क्षेत्र में 67,000 स्ट्रीट लाइट लगे। आप देखिए ना बॉस, क्या खूबसूरत तरीके से जगमगा रही है ये टेंट सिटी। अद्भुत तस्वीरें, ताकि रात के वक्त कोई परेशानी ना हो, इसलिए पूरी टेंट सिटी जगमगा रही है। आपको महाकुंभ में चल रही तैयारियों की कुछ और तस्वीरें दिखाता हूं। कुंभ में आने वाले लोगों के लिए संगम घाट के आसपास एक लग्जरी डोम सिटी तैयार की जा रही है। ये देखिए, इसमें जमीन से 20 फीट की ऊंचाई पर कार्बन शीट से लग्जरी डोम तैयार किए जा रहे हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इससे आप दूर तक संगम नदी के आसपास का 360 डिग्री नजारा देख पाएंगे। संगम नदी के किनारे सूर्योदय और सूर्यास्त को देखना एक अलग अनुभव होता है। इस डोम से आप ये दोनों नजारे देख सकते हैं। इस डोम की एक और सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह फायर प्रूफ है, यानी इसमें आग लग ही नहीं सकती। ये देखिए, जबरदस्त है। अंदर देखिए ना बॉस, होटल टाइप का फील आ रहा है। ऐसा डोम तैयार किया गया है। डोम सिटी, टेंट सिटी, मतलब आने वाला कहेगा यार कि फील आया कुछ, कि कुछ करके आए हैं। कुंभ में टेंट को फायर प्रूफ बनाने का विचार 2013 की घटना से आया था, जब कुंभ के दौरान 600 से ज्यादा आग लगने की घटनाएं हुई थी। इसमें 6 लोगों की जान भी चली गई थी। पिछले हादसों से सबक लेकर इस बार कुंभ में फायर फाइटिंग रोबोट लाए गए। रिमोट से चलने वाला यह रोबोट कुछ ही समय में घटना स्थल पर पहुंच सकता है और जल्द से जल्द आग बुझा सकता है। ये देखिए, तुरंत एकदम तेजी से रिमोट से इसको दौड़ाइए, जाएगा, आग बुझाएगा। इस रोबोट को एक पाइपलाइन से जोड़ा जाता है, जिससे यह आग वाली जगह पर तेजी से पानी की सप्लाई करता है। आगे बढ़ने से पहले आपको इस रोबो के फंक्शन का एक वीडियो दिखाता हूं, जिसमें यह रोबोट कितनी तेज स्पीड से आग बुझाने का काम कर रहा है। इसके पीछे पानी की पाइपलाइन लगाई गई है, यह सब दिखता है। यह रोबोट 100 फीट की ऊंचाई तक पानी फेंक सकता है। आप देखिए कैसे गया, दिखने में छोटा है लेकिन काम बहुत तगड़ा करता है बॉस। देखिए कैसे गया और धाएं धाएं एकदम बुझा देगा। लग रहा है जैसे सेना का कोई टैंक हो। चंद मिनटों में आग बुझा देगा और जो आपके फायर फाइटर्स होते हैं उनकी जान को भी खतरा नहीं। आग लगने के दौरान कई बार फायर ब्रिगेड के लोग अंदर तक नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसी स्थिति में यह फायर फाइटिंग रोबोट फटाफट घटनास्थल पर पहुंचेंगे। अब ये तो जलेगा नहीं तो कहेगा कि मैं अंदर जाके बुझा देता हूं ना, 2 मिनट रुको, अभी आया बुझा के। कुंभ में भी ऐसे बहुत से रास्ते हैं जिनमें किसी आग की घटना के दौरान पहुंचना बहुत मुश्किल हो सकता है।
ऐसे में यह रोबोट बहुत मददगार साबित हो सकता है। आप देखिए ना कितना ऊपर पानी फेंक रहा है। कुंभ में आग की घटनाओं को रोकने के लिए ऑल टेरेन व्हीकल भी मंगवाया गया है। यह देखिए, ये व्हीकल संगम के किनारे रेतीली मिट्टी पर भी दौड़ सकते हैं। दरअसल कुंभ क्षेत्र में ज्यादातर टेंट संगम के घाट के आसपास बनाए गए। इसमें रेतीली मिट्टी की वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ी फंस जाती है। इस परेशानी को खत्म करने के लिए ये व्हीकल लाए गए जो रेत में आराम से दौड़ सकते हैं। आप प्लानिंग देख रहे हैं बॉस। अभी मैंने आपको कल भी दिखाया था कि वो पानी में कोई डूब रहा है तो उसको जाके बचाने वाला वहां पे रोबोट है, आग बुझाने वाला रोबोट है, रेत में दौड़ाने वाली गाड़ी है। मतलब हर चीज सोची जा रही है कि कहां क्या हो जाए तो क्या कर सकते हैं। ये लेवल की तैयारी मोदी योगी कर रहे हैं महाकुंभ में किसी भी आपात स्थिति से निपटने की हर लेवल पर तैयारी की जा रही है। हर डिपार्टमेंट अपनी अपनी तरह से तैयारी में जुटा हुआ है। फायर डिपार्टमेंट के अधिकारी और कर्मचारी किस तरह से अपनी तैयारियों को चेक कर रहे हैं। कुंभ शुरू होने से पहले तैयारी पूरी है, इसकी जांच की जा रही है। फायर ब्रिगेड ने इसके लिए एक मॉक ड्रिल भी किया। अगर कहीं आग लगती है तो कैसे आग पर काबू पाया जाएगा, घायलों को कैसे बचाया जाएगा, यह सब प्रैक्टिस किया जा रहा है। खास बात यह है कि कुंभ क्षेत्र में फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट के पास अभी तक की सबसे आधुनिक मशीनें मौजूद हैं। महाकुंभ में 40 से 50 करोड़ लोग पहुंचेंगे, इसलिए किसी तरह की कोई कमी रहनी नहीं चाहिए। ऊपर से सीएम योगी की सरकार है तो महाकुंभ का आयोजन भव्य से भव्य होगा, यह तो तय है। क्योंकि जितने भी आयोजन हमने देखे हैं, चाहे वो राम मंदिर का रहा हो, दीपावली का रहा हो, देव दीपावली का रहा हो, सीएम योगी सनातनियों के लिए कुछ भव्य करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, पैसे की कोई कमी नहीं होने देते। इसलिए आप देखिए कि आज की डेट में अकेले कुंभ का बजट हजारों करोड़ों में। आपको कुंभ पर हुए खर्च का इतिहास भी बताता हूं। आज से 142 साल पहले 1882 में मौनी अमावस्या पर 8 लाख लोगों ने स्नान किया था। तब पूरे कुंभ के आयोजन में कुल खर्च 20,000 रुपए हुआ था। 1894 में मौनी अमावस्या पर 10 लाख लोगों ने स्नान किया। उस वक्त कुंभ में कुल खर्च 69,427 रुपए का था। 1906 में मौनी अमावस्या पर 25 लाख लोगों ने स्नान किया, तब 90,000 रुपए का कुल खर्च आया। 1918 में मौनी अमावस्या पर 30 लाख लोगों ने स्नान किया, 1,40,000 रुपए का खर्च हुआ। इस बार के महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर 6 करोड़ लोगों के स्नान की व्यवस्था की गई है, जबकि महाकुंभ में होने वाला कुल खर्च 7,500 करोड़ रुपए है। यानी सीएम योगी ने भी खुली छूट दी है कि जो पैसा लगे लगाओ, लेकिन कुंभ में आने वाले भक्तों के लिए कोई असुविधा होनी नहीं चाहिए। हर तरह की सुविधा उन्हें मिलनी चाहिए। महाकुंभ के लिए कुंभ क्षेत्र में ही हाईटेक हॉस्पिटल भी बनकर तैयार है। इस अस्पताल में वो सभी सुविधाएं मिलेंगी जो आमतौर पर किसी बड़े मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में देखने को मिलती हैं। आप देखिए बॉस, ये खाली कुंभ के लिए तैयार हुआ हॉस्पिटल है। यानी परेशानी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मरीज को कुंभ क्षेत्र में ही इलाज मिल जाए। 100 बेड के अस्थायी हॉस्पिटल में जो सुविधाएं दी जाएंगी वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इस अस्पताल में ओपीडी, इमरजेंसी वार्ड, महिला वार्ड के साथ ऑपरेशन थिएटर भी बनाया गया है। अस्पताल में 44 डॉक्टर की तैनाती की गई है, जबकि 66 पैरामेडिकल स्टाफ मरीजों की देखभाल में तैनात रहेंगे। मेला क्षेत्र तक जाने के लिए सभी उपकरणों से लैस हाईटेक एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। केंद्रीय अस्पताल का आईसीयू वार्ड आधुनिकता के साथ आस्था का बेहतरीन उदाहरण है। आईसीयू में 10 बेड हैं। पूरा आईसीयू वार्ड एआई तकनीक पर आधारित है ताकि किसी को भी भाषा की परेशानी ना हो। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ के लिए भव्य तैयारी की जा रही है। इस बीच प्रयागराज में लगे 2 पोस्टर्स चर्चा का विषय बने हुए हैं। पहला पोस्टर सीएम योगी के नारे बटेंगे तो कटेंगे की तर्ज पर है, जिस पर लिखा है डरेंगे तो मरेंगे। यह पोस्टर जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य की तरफ से लगाए गए। पोस्टर के जरिए उन्होंने अपील की है कि जो हिंदू हैं, अगर वो नहीं जागते हैं, डर रहे हैं, तो उनको भी मौत का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से सांप्रदायिक ताकतें लगातार हावी होती जा रही हैं, चाहे बांग्लादेश हो या फिर दुनिया के अलग अलग कोनों में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उसकी जो चिंता है वो अब महाकुंभ में साफ तौर पर दिख रही है। इसी तरह रामानंदाचार्य की फोटो के साथ एक और पोस्टर महाकुंभ के क्षेत्र में लगा है। दूसरे पोस्टर के जरिए वक्फ की जमीन हड़पाऊ नीति पर हमला बोला गया है। इस पोस्टर में लिखा गया है कि वक्फ के नाम पर संपत्ति की लूट है। धर्मनिरपेक्ष देश में यह कैसी छूट है। इससे पहले पीएम मोदी ने एक है तो सेफ है का नारा दिया था। सीएम योगी ने बटोगे तो कटोगे वाला नारा दिया था, जिसका असर दिख चुका है। हरियाणा, महाराष्ट्र के चुनावों में इन नारों ने हिंदू वोटर्स को एकजुट कर दिया था और बीजेपी को जबरदस्त जीत मिली।
लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। मौका महाकुंभ का है। ऐसे में हिंदू एकता की अलख जगाने का बीड़ा संत समाज ने उठाया। जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य की तरफ से महाकुंभ में जो पोस्टर लगे हैं वो पीएम मोदी और सीएम योगी के नारों का ही एक्सटेंशन दिखते हैं। भाई इतने करोड़ों हिंदू आएंगे तो उनको एक संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि एक रहो। पोस्टर पर लिखे इन नारों का मैसेज कितनी दूर तक जाएगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जब जब सनातन की बात आती है तो समाजवादी पार्टी को न सिर्फ सियासत दिखाई देती है, इसके पीछे भी बीजेपी का हाथ नजर आता है। सुनिए इन पोस्टर्स को लेकर समाजवादी पार्टी क्या कह रही है। माननीय अखिलेश यादव जी ने जो वहां पर पूरा भ्रष्टाचार है उस पर हम लोगों ने सवाल उठाया। सवाल ना उठे तो अब बताइए कि आप महाकुंभ को भी आप उसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। हमें बताया गया है कि कुंभ के सारे मंडलेश्वर को यह शर्त कही गई कि आपको ये भारतीय जनता पार्टी की होर्डिंग लगवानी पड़ेंगी। तो हमें लगता है कि जो हमारे शंकराचार्य हैं, जो हमारे सारे वो हैं, वो कोई भारतीय जनता पार्टी तो 2 दिनों की पार्टी है। ये हमारी जो संस्कृतियां हैं वो हजारों साल की पुरानी है। उसको ऐसी गंदी राजनीति का हिस्सा न बनने दें। अखिलेश यादव को हिंदुओं के महापर्व महाकुंभ में न सिर्फ सियासत नजर आ रही बल्कि अव्यवस्था और भ्रष्टाचार के आरोप भी लगा रहे हैं वो। लेकिन अखिलेश यादव वो दौर भूल गए जब उनके कार्यकाल में कुंभ हुआ था। 2013 में महाकुंभ की जिम्मेदारी अखिलेश यादव ने अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री आजम खान को सौंपी थी। उस समय आजम खान यूपी सरकार में शहरी विकास मंत्री थे। लेकिन आजम खान ने किस तरह कुंभ की जिम्मेदारी संभाली आपको याद दिलाता हूं। 2013 के महाकुंभ को लेकर सीएजी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि कुंभ की 60% तैयारियां अधूरी रह गई थी। 111 निर्माण कार्यों में से 81 कार्य बिना तकनीकी जांच के पूरे करवाए गए। उनके निर्माण में भारी कमियां थी। इसके अलावा कुंभ के निर्माण कार्यों के टेंडर से लेकर पेमेंट तक में बहुत कमियां मौजूद थी, सीएजी की रिपोर्ट में बताया गया। उस दौरान कुंभ में ट्रैफिक पुलिसमैन और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों की तैनाती में 10 से 100% की कमी थी। यानी कई इलाकों में ट्रैफिक पुलिस का एक कर्मचारी तक नहीं था बॉस। इसके अलावा इमरजेंसी सेवाओं के लिए एम्बुलेंस की 60% कमी थी। मेला क्षेत्र में इमरजेंसी लाइट्स की 100% की कमी थी। लेकिन अब अखिलेश यादव सोशल मीडिया पर बिजली के खंभों के आधे अधूरे वीडियो डालकर भ्रम फैला रहे। अपने राज्य में जो किया वो देख लीजिए। अब देखिए अखिलेश यादव प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में मीन मेघ तो निकाल रहे हैं, लेकिन यहां तो पीएम मोदी न सिर्फ इस बार के कुंभ बल्कि 4 साल बाद उज्जैन में होने वाले कुंभ की तैयारी कर चुके हैं। भाई ये है प्लानिंग मोदी की। 2028 में उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ का आयोजन होना है। सिंहस्थ कुंभ में भी रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में मोदी सरकार ने न सिर्फ फॉरवर्ड प्लानिंग कर ली है बल्कि उसे अमली जामा भी पहनाया जाने लगा है। केंद्र सरकार ने अभी से सिंहस्थ कुंभ के लिए 500 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान भी कर दिया है। इसके साथ ही सिंहस्थ कुंभ से जुड़ी 19 पहलों के लिए 5,882 करोड़ का बजट स्वीकृत हुआ है। उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ कुंभ में 15 करोड़ भक्तों के आने की उम्मीद है और उसी के अनुसार प्लानिंग शुरू हो गई है। पैदल आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अलग रास्ता बनाया जाएगा ताकि ट्रैफिक जाम न लगे और लोगों को परेशानी भी ना हो। सिंहस्थ की तैयारियों के तहत 18 विभागों ने 568 कामों का प्रस्ताव शासन को सौंप दिया है। इनमें नदियों पर घाटों का निर्माण, सुरक्षा व्यवस्था, सड़क पुल निर्माण, सिंहस्थ मेला क्षेत्र का विकास सब शामिल है। शिप्रा नदी पर 29 किलोमीटर लंबे घाटों का निर्माण किया जाएगा जिसमें 778 करोड़ का खर्च आएगा। शिप्रा नदी पर सिलार खेड़ी सेवर खेड़ी बांध के निर्माण से जुड़ी योजना के लिए 614 करोड़ रुपए आवंटित भी किए गए। कान्ह नदी का 30 किलोमीटर का डायवर्जन किया जाएगा जिसमें करीब 1 लाख करोड़ का खर्च आएगा। आप प्लानिंग सोचिए बॉस, 2028 में होना है, 2024 खत्म हो रहा, अभी से काम में लग गए हैं कि करना है। प्रयागराज महाकुंभ का शुभारंभ 13 जनवरी से होने जा रहा है। सनातन के इस महापर्व में शामिल होने के लिए अखाड़ों के साधु संत देश भर से प्रयागराज पहुंच रहे हैं। पिछले कई दिनों से लगातार साधु संत पेशवाई करते हुए अपने शिविरों तक पहुंच रहे हैं। इस दौरान अखाड़ों के संत और धर्माचार्यों की शोभा यात्रा प्रयागराज शहर होते हुए मेला क्षेत्र में बनाए शिविरों तक जा रही है। संतों की इस पेशवाई की तस्वीरें सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल। हर अखाड़े की पेशवाई का अलग अलग तरीका है। कोई हाथी, घोड़ों और ऊंटों पर सवार होकर कुंभ में प्रवेश कर रहा है। किसी अखाड़े की शोभा यात्रा में हैरान करने वाले करतब दिखाए जा रहे हैं। दरअसल इस तरह के हैरत अंगेज करतबों का उद्देश्य शास्त्र के साथ शस्त्र का प्रदर्शन करना है। कुंभ मेले में अखाड़ों की पेशवाई आस्था और शक्ति का प्रतीक मानी जाती है, इसलिए पूरे शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। महाकुंभ में आने वाले अखाड़ों को सनातन धर्म के साथ भारतीय संस्कृति का प्रतीक भी माना जाता है।
इसलिए महाकुंभ के अवसर पर इन अखाड़ों और साधु संतों के बारे में जानने का यह बहुत सही मौका है। आज आपको अखाड़ों के साधु संतों के बारे में जानना चाहिए। इसमें सबसे ज्यादा नागा साधुओं की चर्चा होती है, जिनका जीवन बहुत रहस्यमयी माना जाता है। ये नागा साधु कहां रहते हैं, कहां से आते हैं और कुंभ के बाद कहां चले जाते हैं, इसके बारे में आज पक्का जवाब किसी के पास नहीं। कुंभ में ज्यादातर नागा साधु उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हिमालय की गुफाओं और कंदराओं से कुंभ में आते हैं। इसके अलावा गुजरात में जूनागढ़ की पहाड़ियों और गुफाओं में भी नागा साधु रहते हैं, वहां से भी आते हैं। ये नागा सन्यासी गुप्त स्थानों पर तपस्या करते हैं और अपनी पहचान छुपा कर रखते हैं। इनमें से बहुत से सन्यासी वस्त्र धारण करते हैं, जबकि कुछ निर्वस्त्र रहते हैं। नागा सन्यासी किसी एक गुफा में कुछ साल रहते हैं और फिर किसी दूसरी गुफा में चले जाते हैं। यही वजह है कि इनका कोई स्थायी पता बताना संभव ही नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भगवान शिव की तपस्या करने वाले नागा बाबा जंगलों में जड़ी बूटी और कंदमूल के सहारे पूरा जीवन बिता देते हैं। कई नागा संत तो जंगलों में घूमते घूमते सालों काट लेते हैं और कुंभ में ही नजर आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि नागा साधु भिक्षा मांगकर रात दिन मिलाकर एक ही समय भोजन करते हैं। एक नागा साधु को 7 घरों से ही भिक्षा लेने का अधिकार होता है। साथ ही जो खाना मिले उसमें पसंद नापसंद को नजरअंदाज करके प्रेम पूर्वक उसे ग्रहण करना होता है। इसके अलावा नागा साधु सोने के लिए पलंग, खाट या बिस्तर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अखाड़ों का साधु बनना कोई आसान काम भी नहीं है। इसके लिए त्याग, तप और बहुत कष्ट को सहना पड़ता है। अक्सर लोग जीवन की आपाधापी से परेशान होकर ये कह देते हैं कि सब कुछ छोड़कर साधु बन जाना चाहिए, लेकिन बॉस, ये इतना आसान काम नहीं है। वैसे साधु बनने के लिए हर अखाड़े के अपने नियम कानून है। एक लंबी और कठिन प्रोसेस के बाद ही संतों की शीर्ष पदवी मिलती है, और इसे समझने के लिए आज आपको श्री निर्वाणी अनि अखाड़े के बारे में जानना चाहिए। निर्वाणी अनि अखाड़ा में नया व्यक्ति शिक्षु के तौर पर उसे जुड़ना पड़ता है। संत बनने के लिए एक भिक्षु को पूरे 12 वर्षों की कठिन तपस्या करनी पड़ती है। इसके बाद ही भिक्षु श्वेत या केसरिया वस्त्रधारी संत बनता है। इसमें 1 वर्ष में टहलू बनते हैं और 3 वर्ष की सेवा के बाद मुरेटिया की पदवी मिलती है। इसके बाद 5 साल के बाद हुड़दंगा बनाया जाता है, जो बिना किसी बंधन के घूमकर धर्म प्रचार और सेवा का काम करते हैं। हुड़दंगा को सेवा के साथ धर्म ग्रंथों का भी अध्ययन करना पड़ता है। इसमें कठोर तप करने के बाद सन्यासी बनते हैं। आप जानकर हैरान होंगे कि सन्यास के लिए 400 से 500 लोग जुड़ते हैं, लेकिन इसमें से 15-20 ही तपस्या पूरी कर पाते हैं और सन्यासी बन पाते हैं। श्री निर्वाणी अनि अखाड़ा में संत बनने की प्रक्रिया लगभग 500 साल से चलती आ रही है। ये वैष्णव संप्रदाय के संत हैं जो प्रभु श्री राम की भक्ति करते हैं। इनके अखाड़े का प्रमुख मठ अयोध्या के हनुमानगढ़ी में। इस अखाड़े में सन्यासी बनने वाले लोगों को सबसे पहले नागा बनाकर अखाड़े के अंदर की जिम्मेदारी दी जाती है। इसके बाद पुजारी का जिम्मा मिलता है। यदि इस काम में सफल होते हैं तो महंत और श्री महंत बनाया जाता है। इसके बाद महामंडलेश्वर और जगतगुरु बनते हैं। अयोध्या के हनुमानगढ़ी में हर 12 वर्ष के बाद एक नागापना समारोह होता है, जिसमें भिक्षु और सन्यासी की परीक्षा में सफल लोगों को साधुओं की दीक्षा दी जाती है। महाकुंभ के अवसर पर इस अखाड़े में लोकतांत्रिक तरीके से नए श्री महंत को चुना जाता है। आप ये भी जानकर हैरान रह जाएंगे कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के पुराने मंदिर की रक्षा में निर्वाणी अनि अखाड़ा के संतों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस अखाड़े के संतों ने कई बार मुस्लिम आक्रांताओं से युद्ध लड़ा था और अपने प्राणों का बलिदान दिया था। तो कई बार मैं देखता हूं बहुत सारे लोग सनातन, अपनी संस्कृति के बारे में ठीक से जानते नहीं है, बस नागा साधु संत के बारे में मजाक बनाते हैं। बहुत एक अपनी संस्कृति को पहले जानिए, समझिए। इसलिए पाठशाला में हम आपको यह सब बता रहे हैं। इतना आसान नहीं है साधु संत बनना। तप लगता है, मेहनत लगती है। आपको समझ में आ रहा होगा कि अखाड़ों का साधु बनना कितना मुश्किल भरा काम है। इसमें शास्त्र और शस्त्र दोनों में पारंगत होना पड़ता है। अखाड़ों के संतों का यह इतिहास रहा है कि इन्होंने शास्त्र और शस्त्र दोनों में भूमिका निभाई। मुगल आक्रांताओं से लेकर अंग्रेजों तक हर युद्ध को नागा अखाड़ों के संतों ने बहुत वीरता के साथ लड़ा। आज आपको ऐसे नागा साधुओं के बारे में जानना चाहिए जिन्होंने 1764 के बक्सर युद्ध के दौरान अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। 18वीं सदी की शुरुआत में भारत में जिन 10 बड़ी सेनाओं का जिक्र इतिहास में आता है, उसमें अनूपगिरी और उमराव गिरी के नागा साधुओं की सेना भी शामिल थी। इन दोनों नागा सन्यासी भाइयों ने 20,000 नागा साधुओं की प्राइवेट सेना बना रखी थी। अवध के नवाब से लेकर मराठा योद्धाओं ने इनसे कई युद्धों में मदद मांगी।
इनकी वीरता की वजह से अंग्रेजों ने तो नागा साधुओं को नेकेड आर्मी ऑफ गिरी ब्रदर्स नाम दे दिया था। 1764 में हुए बक्सर युद्ध के दौरान अनूप गिरी के साथ 2000 नागा योद्धाओं ने अंग्रेजों से युद्ध किया। अंग्रेजों के खिलाफ मीर कासिम की मदद के लिए नागा सेना ने जमकर युद्ध लड़ा। जिस युद्ध को अंग्रेज 2 घंटे में खत्म होने का अंदाजा लगा रहे थे, वो 12 घंटे चल गया। इस युद्ध में नागा सन्यासी अनूप गिरी ने अपनी जान पर खेलकर अवध के नवाब की जान बचाई। हैरानी की बात यह है कि जो नागा साधु मंदिरों की रक्षा के लिए मुस्लिम शासकों से लड़े थे, वो अंग्रेजों के खिलाफ मुगलों की मदद करने के लिए भी युद्ध कर रहे थे। यह है इतिहास हमारे सनातन का, साधु संतों का। इसलिए अपनी संस्कृति को पहले समझिए। ये जो एक इकोसिस्टम है ना कि क्या संत, क्या साधु, क्या नागा साधु, क्या सनातन, इससे बाहर निकलिए।